तो सम्राट चौधरी चुने गए हैं बीजेपी विधायक दल के नेता। कोई सस्पेंस नहीं, कोई संशय नहीं, कोई नया नाम नहीं। आमतौर पर उस विधा को भी उन्होंने तोड़ा है जो बीजेपी की परंपरा रही है देवेंद्र के, जो नाम चल रहे होते हैं आप खुद ही कहते हैं लाइटर नोट पे कि जिनके नाम टीवी पे ले दिए समझो उनके तो नाम नहीं आ रहे। तो आज वो परंपरा भी टूटी है बीजेपी। निश्चित तौर पर उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी पिनाज की जिस रूप में सम्राट चौधरी के पीछे पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी उनको बड़ा बनाने में। मतलब बिहार बीजेपी का कोई भी फैसला पिछले 3-4 सालों में होता था तो उसमें सम्राट चौधरी का अहम रोल रहता था। बड़े नेताओं को भी अपनी कोई बात मनवानी होती थी तो वो सम्राट चौधरी को फोन करते थे और सबसे ज्यादा उनका था गृह मंत्री अमित शाह से सीधे वो कम्युनिकेट कर रहे थे। तो उससे आप समझ सकते हैं कि उनकी ताकत है। और माननीय नीतीश जी को तो धन्यवाद देते हैं क्योंकि उनके काल में हम लोग सभी लोग मिलकर किए हैं। माननीय सुशील मोदी जी का, माननीय कैलाशपति मिश्र जी का बोया हुआ खेत, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बोया हुआ खेत हम लोग आज आगे बढ़ा रहे हैं। और हमें यह संकल्प लेना पड़ेगा सभी लोगों को कि आज का दिन हमारा अगर हो हमारा है और आगे हम और किस तरह से बिहार का विकास करें, आगे बढ़ाते रहें, उन्नत करते रहें। मैं आज जो हमारे भाई अभी विजय सिन्हा जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करती हूँ। मौका इन्हें भी मिला था और वो एक्सपेरिमेंट बुरी तरह से फ्लॉप रहा। तो चलिए, तो यहाँ पर समर्थन भी हो गया। सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। और देखिए नाम इतना ऑब्वियस था कि जब तक औपचारिक तौर पर ऐलान होता उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा से सब्र नहीं हुआ। जाति भी वही है तो मतलब उन्होंने कहा कि चलिए भाई बिहार में इस काम को किया जा रहा है खूब। पहले भी आपको ध्यान होगा कि गठबंधन को लेके जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके बताया। मंत्रीगण, सभी माननीय सांसदगण, सभी विधायक भाइयों बहनों, आज अभी हम सब लोगों के सामने विधानमंडल दल की इस बैठक में नेता के लिए श्री विजय सिन्हा जी ने श्री सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित किया। मैं भी सम्राट चौधरी जी के नाम की प्रस्तावना का समर्थन करता हूं। फिर उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कुशवाहा वोट है जी तो जगदेव बाबू का था, वो नागमणि के पास था। चला जाए किसकी। तो चलिए, यहाँ पर आप सुन रहे हैं किस तरह से बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। उसके बाद प्रस्ताव रखा विजय सिन्हा ने, उस प्रस्ताव का समर्थन रेणु चौधरी ने किया, फिर मंगल पांडे ने किया और उसके बाद एक एक करके तमाम नेता जो हैं एक एक दो लाइनें बोलते हुए फिर आगे ये सारे समर्थन कर रहे हैं। जी समर्थन कर रहे हैं। तो यहां पर सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। उनके नाम का प्रस्ताव विजय सिन्हा ने रखा। उसके बाद रेणु चौधरी ने उसका समर्थन किया, फिर मंगल पांडे उनका समर्थन करने के लिए आए, फिर जायसवाल साहब समर्थन करने के लिए आए। तो एक एक करके तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं मेरे ख्याल से वो सभी समर्थन करेंगे। तो यहां पर आप तस्वीरें यहां देख रहे हैं। औपचारिक तौर पर यहां ऐलान हो गया है सम्राट चौधरी के नाम का, जो बनेंगे, इतिहास रचेंगे बीजेपी। पुरजोर तरीके से मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ, विश्वास के साथ कि नीतीश जी बिहार को जहाँ ले जा रहे थे उससे भी आगे ले चलने का काम हमारे साथी सम्राट चौधरी जी करेंगे। शासन बाबू जिस गति से बिहार को आगे बढ़ा रहे थे उससे दुगनी गति से उसी दिशा में सम्राट चौधरी इसको आगे बढ़ाएंगे। तो दिलीप जायसवाल ने समर्थन किया, मंगल पांडे आए, रेणु चौधरी पूर्व डिप्टी सीएम रह चुकी हैं, वो भी उनके प्रस्ताव का, उनके नाम के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए आगे आ रही हैं। तो सम्राट चौधरी विधायक दल के औपचारिक नेता चुन लिए गए। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। उसके बाद पूर्व डिप्टी सीएम रेणु चौधरी आई, उन्होंने उनके नाम के प्रस्ताव का समर्थन किया। पूर्ण समर्थन करता हूं। तो रेणु देवी ने समर्थन किया। उसके बाद आप देखिए मंगल पांडे आए, स्वास्थ्य मंत्री, और अब शिवराज सिंह चौहान जिन्हें ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है वो कुछ बोल रहे हैं।
तो यहाँ पर अब जो पूरा प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से पहले विजय सिन्हा ने प्रस्ताव पेश किया, विधायक दल का उन्हें नेता चुना गया, उसका फिर समर्थन जो है वो रेणु देवी ने किया। पूर्व डिप्टी सीएम रह चुकी हैं रेणु देवी, उन्होंने सम्राट चौधरी के नाम का समर्थन किया। फिर मंगल पांडे आए, उन्होंने भी सम्राट चौधरी के नाम का समर्थन किया। दिलीप जायसवाल ने भी सम्राट चौधरी के नाम का समर्थन किया। अब यहाँ पर अभी लग रहा था कि शायद ऑब्जर्व बनाकर भेजा है शिवराज सिंह चौहान को, तो वो शायद कुछ बोलेंगे। अभी शायद वहां पर किस तरह की हलचल है, क्या कुछ और लोग भी बोलेंगे या इसके बाद कोई ऑफिशियल फोटो अप होगा, सम्राट चौधरी यहाँ पर कुछ बोलेंगे या क्या होगा? क्या उससे पहले आप देखिए जीतन राम मांझी का जो ट्वीट आया है, हाँ, पुत्रवत सम्राट चौधरी को बिहार भाजपा विधानमंडल का नेता चुने जाने की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बिहार को नया सम्राट मुबारक हो। तो बिहार के अगले मुख्यमंत्री को जीतन राम मांझी जताने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं कि पुत्रवत, जाहिर तौर पर शगनी चौधरी के साथ हो रहे हैं, उस लिहाज से ये रिश्ता जोड़ रहे हैं। और हम शुरू से इस बात को लेके जीतन राम मांझी की पार्टी इस बात की पक्षधर थी कि सम्राट चौधरी को ही कमान दिया जाना चाहिए। चूंकि साथ में रहे हैं जी, राम मांझी की सरकार में भी मंत्री थे सम्राट चौधरी, और जीतन राम मांझी के साथ उनके बहुत ही अच्छे संबंध है निजी तौर पर, जो अभी बताया देवेंद्र जी ने, उनके पिताजी के भी साथ और इनके साथ भी, दोनों के साथ अच्छे संबंध रहे। शगनी चौधरी एक बड़े स्तंभ बिहार की राजनीति में रहे हैं, चाहे वो अब मंडल के देख लीजिए या त्रिवेदी संघ के सब में देख लीजिए। उससे भी बड़ी बात है, जहां तक सम्राट चौधरी का एक चीज हम लोग जिसकी उपेक्षा कर देते हैं वो ये है कि शिवराज सिंह चौहान कुछ बोल रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल के नेता के लिए आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी ने आदरणीय सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित किया। आदरणीय देवी जी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, विष्णु कुमार ऋषि जी, आप सबने विजय कुमार सिन्हा जी द्वारा प्रस्तावित सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव का समर्थन किया और पूरे हमारे विधायक दल ने, विधानमंडल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी के नाम का समर्थन किया और विधानमंडल दल के नेता के रूप में सम्राट चौधरी जी सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए उनके नाम के जिंदाबाद कहने का अब सिलसिला शुरू हो गया है। देखिए कि किस तरह से उनको बधाई देने वालों का वहां पर तांता लग गया है। ऑब्जर्वर यहां पर शिवराज सिंह चौहान औपचारिक ऐलान कर ही रहे थे कि भाई प्रस्ताव विजय सिन्हा ने पेश किया, किस किस ने उसका समर्थन किया। इस बीच ही सम्राट चौधरी जिंदाबाद और तमाम जो नेतागण वहां मौजूद थे वो उठ खड़े हुए। अब जाहिर सी बात है, अब नए सीएम है तो नए सीएम को बधाई देने में नंबर 1 होना चाहिए। क्या कुछ सम्राट चौधरी कह रहे हैं, जरा सुनने की कोशिश करते हैं, क्या वो अभी बयान देंगे या नहीं। नहीं बुला रहा तो शिवराज सिंह चौहान का अभिवादन स्वीकार करते हुए सम्राट चौधरी हाथ जोड़कर उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया, उन्हें बधाई मिली और यहाँ पर अब फूलों का गुलदस्ता, मालाएं, जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए एक बेहद बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर अगर हम कहें कि ये लम्हा है। जिस तरह से एक लंबा इंतजार, सीटें ज्यादा आने के बाद भी छोटे भाई की भूमिका, उसके बाद पेशेंटली अपने वक्त का इंतजार किया क्योंकि मैसेजिंग सही देनी थी और फिर अपने बीच में से एक ऐसा नेता चुनकर लाना जो सभी को स्वीकार्य हो। और यहां पर फिर 36 साल का इंतजार, देवेंद्र अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसके लगभग 36 साल का इंतजार और बिहार को 20 साल बाद
नीतीश के अलावा कोई दूसरा चेहरा बीच के उस पैच को मतलब वो भी वही थे, तो एक नया चेहरा मिलना, तो यहां से बिहार की राजनीति और बीजेपी की राजनीति, अगर खासतौर से हम बिहार के लिए बात करें, तो किस तरह से किस दिशा में जा रही है और अगड़ों की पार्टी कैसे पिछड़ों को साथ लेते हुए और साधते हुए यहाँ पर आखिरकार सत्ता में काबिज हुई है। वो बहुत बड़ा रिस्क भी है और असली चैलेंज अब शुरू हो रहा है। जैसे सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनाया जाना विधानसभा चुनाव से पहले ही तय हो गया था कि अगर चुनाव में जीत होती है एनडीए की तो उसके कुछ महीनों बाद ही नीतीश कुमार को रिप्लेस करके सम्राट चौधरी को बनाया जाएगा। चैलेंज यहाँ से शुरू हो रहा है कि क्या आप उस ट्रैक रिकॉर्ड को बरकरार रख पाते हैं, सम्राट चौधरी क्या उस तरह का गवर्नेंस दे पाते हैं, क्या अपने अधिकारियों पे वैसा ही कमांड रख पाते हैं जो कि नीतीश कुमार रखते थे, जिसके चलते आप काम करा पाते थे। जैसे बहुत सारे राज्यों में कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्क करने वाले लोग भी हैं जो कि अलग अलग राज्यों में काम करते हैं। उनका ये कहना होता है कि बिहार का जो मॉडल है सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और उसमें कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं, और ये वैसे लोग हैं जो कि गुजरात में भी काम करते हैं। तो वो एक सिस्टम नीतीश कुमार ने उस लिमिटेशन के तहत जो कुछ बहुत कर सकते थे उन्होंने किया था। सम्राट चौधरी के सामने वो एक बड़ा चैलेंज रहेगा। एक बड़ी लकीर खींचकर गए हैं और उस लकीर को मैच कर पाना बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती होगी। कुछ महीनों बाद आप देखेंगी कि आरजेडी ये ऑफर देना शुरू करेगी निशांत कुमार को कि इधर साथ आइए, हम आपको मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो आपने निशांत कुमार का नाम ले ही दिया है, तो फिर उनका भी आज डिप्टी सीएम के लिए नाम चुनना तय माना जाए। दो चीज हो गया है। हाँ। पहली बात तो ये कि नाम जैसे नीतीश कुमार को हटना था तो उस फॉर्मूले में ही ये था कि निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, और ये इस वजह से था कि जेडीयू को भी एक साधना है, प्लस बीजेपी भी ये नहीं चाह रही थी कि ये मैसेज चला जाए कि हमने नीतीश कुमार को एकदम किनारे कर दिया। तो ये उस डील का हिस्सा था वो फॉर्मूला। निशांत को फाइनेंस मिनिस्ट्री दी जाएगी और एक मिनिस्ट्री उनके साथ और रखा जाएगा, ये चीज़ भी फॉर्मूले में तय कर लिया गया है। पिछले 2-3 दिनों से जेडीयू के खेमे में एक खेमा ये कहना शुरू किया कि निशांत अभी इंटरेस्टेड नहीं है, निशांत की इच्छा नहीं है। अब सवाल ये होता है कि क्या निशांत इतने बड़े ताकतवर व्यक्ति हैं कि अपना फैसला खुद ले पा रहे हैं? और ये ऐसा तो है नहीं कि अभी उनको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। अगर ये बात थी तो पहले ही हो जाना चाहिए था कि नहीं भाई वो नहीं बनना चाह रहे हैं। फिर आज सुबह ये बताया गया जेडीयू के टॉप सोर्सेज से कि हाँ वो तैयार हैं, वो ओत लेंगे। फिर एक खेमे में ये चलना शुरू हो गया कि नहीं वो इंटरेस्टेड नहीं है, विजेंद्र यादव बनाया जाएगा। अब इसमें सवाल ये है कि यादव कम्युनिटी का डिप्टी सीएम बना के जेडीयू क्या हासिल कर लेगी? जेडीयू का तो वोट बैंक ही है नॉन यादव। उस कंडीशन में अब विजेंद्र यादव की उम्र भी लगभग 80+ के आसपास है, जेडीयू उसमें क्या हासिल कर लेगी? और एक यादव और एक भूमिहार बना दे, भूमिहार भी जेडीयू का कोर वोट नहीं है, वो बीजेपी का कोर वोट है, तो उसमें 2 डिप्टी सीएम बना के जेडीयू क्या हासिल कर लेगी? तो ज्यादा संभावना इस बात की नजर में आ रही है, जो कि टॉप सोर्सेज बता भी रहे हैं कि सिर्फ एक पोस्टरिंग की जा रही है। बिल्कुल, और कुछ तो बन गया मुख्यमंत्री, लाओ तो निशांत कुमार बनेंगे तभी बैलेंस होगा। और निशांत कुमार ऐसा भी नहीं है कि उनको संगठन की कमान दे दी जाए कि पार्टी के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे, वो पूरे राज्य में घूमेंगे। तो उनको अगर बड़ा बनाना है तो बहुत जरूरी है जेडीयू के लिए कि उनको एक बड़ा पोर्टफोलियो देके नेता का एक ऑरा क्रिएट किया जाए, उस ऑरा के सहारे वो डेवलप हो जाए। और उसमें बहुत ज्यादा संभावना ये रहेगी कि कल वो ओथ लेंगे। अभी नानुकुर या जो प्लांटिंग में ऐसे मतलब नीतीश कुमार की नानुकुर हो सकती है, यही अपने आप में बड़ा सवाल है। जिस तरह से मतलब कि वो नहीं चाहते कि उनके बेटे निशांत हो, तो या फिर उनको मनाया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज जो है वो निकलती जा रही थी कि वो नहीं चाहते थे। सम्राट चौधरी का इस वक्त एक सोशल मीडिया पर इस वक्त एक पोस्ट आ गया है, वो मैं आपके लिए यहाँ पढ़ने की कोशिश करती हूँ। सम्राट चौधरी ने अब विधायक दल का उन्हें नेता चुना गया। देखिए सोशल मीडिया किस तरह से बड़ा तेजी से फुर्ती से काम कर रहा है। नीतीश ने भी जिस तरह से जैसे ही अपना इस्तीफा सौंपा उसके बाद तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एकदम मतलब टाइमिंग देखिए, तुरंत उन्होंने भी पोस्ट किया। और यहाँ पर सम्राट चौधरी का भी पोस्ट यहाँ पर हमारे सामने है। को मजबूत करने का काम बाकी लोग क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष संजय सरावगी जी के प्रभारी और लगातार संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे आदरणीय विनोद तावड़े जी, प्रभारी आदरणीय दीपक प्रकाश जी, और इस मंच के सामने उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, केंद्र सरकार के सभी मंत्रीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, कोर कमेटी के सभी सदस्यगण, विधान परिषद के सभी सदस्यगण, माननीय विधायकगण। साथियों, ये मेरे लिए जीवन में भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम करने का मौका दिया, मैं ये कह सकता हूं
एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर लगभग 30 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन पहले कोई विचारधारा नहीं था साथ। मैं इस पार्टी में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से इस पार्टी के साथ जुड़ा, आदरणीय कैलाश जी के साथ भी कुछ समय तक के लिए काम किया था। 2015 के चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहा और जिस तरह प्रदेश में पदाधिकारी के तौर पर, विधानमंडल दल में विधान परिषद के नेता के तौर पर और संगठन में काम करने का जो सर्वोच्च पद है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करने का मौका मिला। और जब एनडीए का स्वरूप 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और बिहार की तमाम नेताओं के सहयोग से बिहार में एनडीए की सरकार बना, तब भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर वित्त विभाग के तौर पर काम करने का मौका मिला। फिर 2025 में बिहार की जनता ने 202 सीटें देकर आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी के विचारधारा को जिताने का काम किया। तब भी बिहार में एक मजबूत सरकार बनाने का जो जनता ने मैंडेट दिया था, बिहार में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के तौर पर काम करने का मौका दिया। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, संगठन महामंत्री संतोष जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, चलिए, तो इस बीच आपको बता दें, सम्राट चौधरी वहां पर तमाम नेतागण जो थे मौजूद इस विधायक दल की बैठक में, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए और साथ ही उनको ये आश्वासन देते हुए कि जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका वो पूर्णतः पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मुझ पर विश्वास जताते हुए भाजपा बिहार विधानमंडल दल के नेता का दायित्व सौंपने का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये मेरे लिए केवल एक पद नहीं बल्कि बिहार की जनता की सेवा, उनके विश्वास और सपनों को साकार करने का एक पवित्र अवसर है। मैं पूर्ण निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ जन जन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का संकल्प लेता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व एवं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नबीन जी के मार्गदर्शन में बिहार को विकास, सुशासन और समृद्धि के नए आयामों तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत हूं। आप सभी का स्नेह, आशीर्वाद और सहयोग से ही मेरे लिए सबसे बड़ी शक्ति है। और बाकायदा उन्होंने इसके साथ ही एक पोस्टर भी ट्वीट किया है जिसमें वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी का। पिनाज, एक चीज ऐसा लग रहा है कि जो बात हम लोग कर रहे थे कि इसके पीछे क्या होगा नहीं होगा या प्लांटेशन है, निशांत ने फाइनली ये कहा है, उसमें जेडीयू के रणनीतिकार भी ये सहमत हैं। नेता चुन लिए गए हैं, नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी निश्चित रूप से एनडीए को जिस तरह से लेकर के नीतीश कुमार जी चलते थे उसी तरह से लेकर के एनडीए को भी चलेंगे। अभी हम एनडीए के बैठक में जा रहे हैं, वहां भी नेता चुने जाएंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता चुने गए हैं और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनना है जो एनडीए का मुख्यमंत्री होगा। इंतजार था कि भाजपा का मुख्यमंत्री हो, समय पूरा हुआ। तो हाँ, कोई पार्टी चाहती है कि मेरा मुख्यमंत्री हो, लेकिन नीतीश जी ने जितना अच्छा काम चला रहे थे और उन्होंने खुद से की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर बता रहे हैं कि निशांत कुमार अभी शपथ नहीं लेंगे डिप्टी सीएम की। उन्होंने खुद तमाम अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि अभी अगले 6 महीने वो फिलहाल कोई भी पदभार ग्रहण नहीं करेंगे। इससे पहले कहा जा रहा था कि जेडीयू के कोटे से निशांत कुमार का डिप्टी सीएम बनना तय है। दोनों डिप्टी सीएम पद जेडीयू के खाते में जाएंगे। जैसे पहले बीजेपी के पास दोनों डिप्टी सीएम के पद थे और उसमें से एक पद जो है वो निशांत कुमार को मिलेगा। लेकिन अब यहां पर बड़ी खबर आ रही है और जो खुद इन अटकलों को निशांत कुमार ने ही खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि अगले 6 महीने वो सिर्फ बिहार में जनता के बीच जाएंगे, पूरे बिहार में भ्रमण करेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि उन्हें क्या करना है। देवेंद्र, यानी कि निशांत माने नहीं या फिर अभी सही मैसेज नहीं जाता
पदभार लेना ही है, पता है पिता की जो राजनीति की विरासत उन्हीं के पास आनी है, थोड़ा ठहर के ठंडा करके खाएंगे। देखिए ये अटकल नहीं था, ये फॉर्मूला दिया गया था। ये फॉर्मूला बीजेपी की तरफ से इस बात पे सहमति थी कि निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जाए और दूसरा डिप्टी सीएम भी जेडीयू कोटे से ही हो। निशांत के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री और एक और 2 पोर्टफोलियो तय किया गया था। अब से थोड़ी देर पहले निशांत कुमार ने फाइनली जब नीतीश कुमार से बात हुई तो उसमें ये कहा कि अगले 6 महीने तक पूरे राज्य में वो भ्रमण करना चाहते हैं और 6 महीने बाद वो पदभार ग्रहण कर लेंगे और उस लिहाज से अभी वो डिप्टी सीएम का शपथ नहीं लेंगे। मांग आप चल सकती हैं कि 6 महीने बाद वो शपथ होगा। ये पोस्टरिंग के अलावा और बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। दूसरी चीज कि कल सिर्फ 3 शपथ हो रहा है, मंत्रिमंडल पूरा नहीं बनेगा। 3 शपथ में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दूसरे डिप्टी सीएम विजय चौधरी और तीसरे डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव, यानी जेडीयू कोटे के 2 डिप्टी सीएम। और उसमें हैरानी भरी बात यह है कि पॉलिटिकली अगर आप देखें तो एक यादव कम्युनिटी जो कि जेडीयू का कोर वोटर नहीं है, इनफैक्ट जेडीयू का खिलाफत वाला वोट है, दूसरा भूमिहार कम्युनिटी जो कि बीजेपी का कोर वोटर है, लेकिन वो दे रहे हैं। भावुक पल है, आज के क्षण ऐतिहासिक है। भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के जमाने से जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी जिंदगी और जवानी झोंक के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को खड़ा किया, उनका सपना आज साकार हो रहा है, उनका संकल्प आज पूरा हो रहा है। आज स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी, सुशील मोदी जी जैसे अनेकों कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं। सम्राट चौधरी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और विधायक दल के सभी साथियों का, जिन्होंने सर्वसम्मति से, एक मत से, गरिमापूर्ण ढंग से सम्राट चौधरी जी को अपना नेता निर्वाचित किया है, मैं उन सबको भी बधाई देता हूं। मित्रों, एक और कारण है भावुक पल का। हमारे नेता नीतीश कुमार जी 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। नीतीश कुमार जी राजनीति में शुचिता की, राजनीति में ईमानदारी की, राजनीति में नैतिकता की मिसाल है, मिसाल। मैं वर्षों से बिहार की इस धरती पर आता रहा हूं। जब लालू राज में हम आते थे तो मैंने एक बार देखा खेत में खंबे तो खड़े थे, तार नहीं थे। हमने पूछा तार क्यों नहीं, तो लोगों ने बताया बिजली आती नहीं है इसलिए तार भी काट लिए लोगों ने। जंगल राज, महाजंगल राज था बिहार, उसको सुशासन दिया। क्या थी कानून और व्यवस्था की स्थिति? उनका सबसे बड़ा योगदान था कानून और व्यवस्था को बेहतर करना, गुंडा राज, जंगल राज को समाप्त करना। आज मैं और संतोष जी गाड़ी में बात कर रहे थे, पटना बदला बदला लगता है, बिहार बदला बदला लगता है। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया नीतीश जी ने। और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते मैं जो देखता हूं महिला सशक्तिकरण का काम जो बिहार की इस धरा पर नीतीश कुमार जी ने किया, उसकी मिसाल पूरा हिंदुस्तान देता है। बेटियों को साइकिल देने से लेके, उनकी शिक्षा के इंतजाम से लेके, शराबबंदी से लेके 50% रिजर्वेशन तक स्थानीय निकाय के चुनाव में बिहार में दिया गया। जीविका दीदियों की आजीविका जैसे सुनिश्चित की गई, देश को भी उसके कारण देश के कई राज्यों को दिशा मिली। और कृषि के मामले में कृषि मंत्री के नाते मैं कह सकता हूं
पहला कृषि रोड मैप अगर देश में किसी राज्य ने बनाया तो वो बिहार ने बनाया। कृषि कैबिनेट नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार ने बनाई। युवा केवल पलायन करते थे, उनको रोजगार के नए अवसर ढूंढे। और आज मुझे विश्वास है जो काम नीतीश कुमार जी ने किया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्री सम्राट चौधरी जी उसको बहुत तेजी से और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का बिहार से एक अलग तरह का लगाव रहा है और पिछले दिनों केंद्र सरकार ने जो विकास के काम यहाँ किए वो भी उदाहरण है। आज मेरा मन आनंद से भरा हुआ है, प्रसन्नता से भरा हुआ है कि नीतीश जी के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से बिहार में विकास की एक नई गाथा लिखेंगे सम्राट चौधरी जी और पूरी पार्टी का नेतृत्व, हमारे बाकी विधायक साथी सब मिलकर बिहार को हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। संयोग संचालन सम्राट चौधरी जी बिहार के शासन का करेंगे और मिलजुल के हम अपने नेताओं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल जी, कैलाशपति जी, उनके सपनों को भी पूरा करेंगे और बिहार के विकास को पूरी दुनिया में मिसाल बनाएंगे। एक बार फिर सम्राट जी आपको बहुत बहुत बधाई, आपका अभिनंदन और सर्वसम्मति से निर्वाचन के लिए मैं सभी विधायक साथियों का आभार प्रकट करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो यहाँ पर किस तरह से पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे शिवराज सिंह चौहान और उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक लम्हा है बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर और सम्राट विकास की नई गाथा लिखेंगे और किस तरह से सम्राट नीतीश और मोदी के काम को आगे लेकर जाएंगे और बिहार को उन्नति की राह पर और ज्यादा प्रगृण करेंगे। तो जिस तरह से उन्होंने कहा, नीतीश की भी तारीफ की, उन्होंने कहा नीतीश ने जिस तरह से जंगल राज से बिहार को निकाला, सुशासन बाबू की अपनी छवि बनाई और बिहार को एक अच्छा शासन दिया है, उसके लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। और जिसे कहते हैं ना कि उनके मार्ग पर चलना आसान नहीं होगा, यही जिक्र अभी हम भी कर रहे थे। और यहाँ पर बेहद खूबसूरत चीज ये है कि नीतीश का कद, नीतीश का वोट बैंक और नीतीश की जो बिहार की राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में जो जगह है, उसका पूरा पूरा सम्मान यहाँ पर बीजेपी देवेंद्र यहाँ पर कर रही है। बार बार याद दिला रही है कि बिहार को यहाँ तक पहुंचाने में नीतीश की भूमिका है और उनके शूज को फिल करना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। आपके सवाल का जवाब देने से पहले उस अपडेट को पूरा कर दें कि कल 3 ओथ हो रहा है और उसमें कोई और मंत्री कल नहीं शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत कर रहे हैं, मतलब मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम। और अभी तक जेडीयू से जो 2 नाम बीजेपी को बताया गया उसमें विजेंद्र यादव और विजय चौधरी, ये 2 नाम बताए गए हैं। और 6 महीने तक निशांत के बारे में बताया गया है कि वो चाहते हैं कि पूरे राज्य में घूमे, उसके बाद कोई पद ले लेंगे। तो जाहिर तौर पर 6 महीने बाद विजेंद्र यादव वो सीट खाली करेंगे और तब निशांत आ सकते हैं। दूसरी चीज कि आपने जो पूछा, वो ऐसा नहीं है कि बीजेपी नेताओं का कोई हृदय में इतना प्रेम हो नीतीश कुमार के लिए, वो उनकी मजबूरी है। उनको ये पता है कि नीतीश कुमार का बिहार में अपना एक वोट बैंक है और उसके अंदर कोई निराशा या उस तरह की बात नहीं जानी चाहिए कि बीजेपी ने नीतीश को धोखा दे दिया। खासतौर पे आरजेडी जिस प्रकार से इस बात को इंजेक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो वहां पर बीजेपी का हर नेता बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। और दूसरी चीज कि गवर्नेंस के मामले में बीजेपी को भी कभी ऐतराज नहीं था नीतीश कुमार को लेके, तब भी नहीं जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो जाते थे, तब भी बीजेपी यही आरोप लगाती थी कि जंगल राज वालों के साथ नीतीश कुमार चले गए हैं। वो पर्टिकुलर नीतीश कुमार के अंदर कोई खराबी हो, वो खराब शासन चला रहे थे, इस तरह की बात बीजेपी नेताओं ने कभी नहीं कही। करप्शन को लेकर तो नहीं कहा। तो उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि अभी भी ये बीजेपी के हित में है कि खासतौर पर उस ईबीसी वोट बैंक के लिए भी जो कि नीतीश कुमार ने क्रिएट किया है, उसको एक मैसेज दें। और बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता फिनाज ये रहती थी कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का कोई बहुत, नीतीश कुमार जैसे बहुत एक्टिव ना रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो जेडीयू का कोई वैसा फ्यूचर नहीं हो सकता। बेटे अभी निशांत आ भी रहे हैं, लेकिन इनके सामने भी एक बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा कि क्या उसको वो उतना परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बीजेपी की चिंता ये थी कि क्या वो वोट बैंक हमारे पास आएगा, ऐसा तो नहीं कि वो छिटक के आरजेडी के पास चला जाए। और उसी को साधने की रणनीति के तहत बीजेपी के किसी भी नेता के मार्फत आप जो नीतीश कुमार की गुणगाथा सुन रही हैं, उसके पीछे राजनीतिक वजह वही है। बिल्कुल, तो राजनीतिक वजह भी है और जाहिर सी बात है कि उन्हें मालूम है कि जो नीतीश जिस कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं
उस कास्ट को साध के रखना, उन्हें कहा जाता है, नीतीश के लिए कहा जाता है कि वो एक टॉप अप प्लान है। यानी कि आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, जब तक वो टॉप अप प्लान नहीं आएगा आपके पास सत्ता में, तब तक आपके पास सत्ता की चाबी नहीं आएगी। और इसीलिए कहते हैं जहां नीतीश वहीं बिहार की कुर्सी भी। तो यहां पर अभी तक तो ठीक है, लेकिन विनोद जी, जिस तरह से जेडीयू के जो दो नाम सामने आ रहे हैं, एक नाम तो ठीक है, शुरुआत से सभी को पता था नीतीश के करीबी हैं, लेकिन दूसरा नाम जो दिया है विजेंद्र यादव का, टेम्परेरी है, जैसे देवेंद्र कह रहे हैं कि जब निशांत आएंगे तो वो कुर्सी छोड़ देंगे, लेकिन यादव को रिप्रेजेंट करना, जबकि आपकी पूरी राजनीति यादवों के खिलाफ ही है। विजेंद्र यादव नीतीश कुमार जी के बहुत पुराने साथी हैं और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में हमेशा मंत्री भी रहे हैं, वरिष्ठ मंत्री रहे हैं। और बल्कि मैं जब 2015 का चुनाव कवर कर रहा था तब भी वो उनके साथ थे और उनको इसलिए ये नाम जो आया है वो भरोसेमंद है। जैसा भी देवेंद्र कह रहे थे कि जब निशांत कुमार के लिए जगह छोड़नी होगी, खाली करनी होगी, तो विजेंद्र यादव खुशी खुशी वो जगह खाली कर देंगे। इसलिए अगर मान लिया किसी एकदम से आप नए आदमी को बना दें, एक 45 साल के, 50 साल के, 60 साल के व्यक्ति को, फिर वो दिक्कत हो जीतन राम मांझी बन जाए कल को तो इसलिए ये सब चीजें भी देखी जाती है कि जब आप 6 महीने बाद अगर निशांत कुमार को लाना है सरकार में और वो आएंगे उप मुख्यमंत्री बन के ही आएंगे, मुख्यमंत्री बन के तो नहीं आएंगे, तो इसलिए वो अपने ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति को लेके आ रहे हैं कि भाई हम मार्गदर्शक मंडल में चले गए हैं, 6 महीने बाद आप भी विजन भाई मार्गदर्शक मंडल में आ जाइएगा, साथ बैठेंगे दोनों लोग, चाय पिएंगे, बच्चे को आगे बढ़ाएंगे। तो ये भी एक रणनीति का ही एक हिस्सा है विजेंद्र यादव को लाने का, वरना किसी को भी ला सकते थे। और दूसरी बात एक बताऊं, बिल्कुल वोट बैंक राजनीति का जरूर है, लेकिन नीतीश कुमार यहाँ पर अब सम्राट चौधरी, सर मैं एक बार रुकूंगी, यहाँ से सम्राट चौधरी बीजेपी दफ्तर से निकल गए हैं और यहाँ से अब सीधे एनडीए के विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें एक सर्वसम्मति से मोहर लगेगी और उसके बाद राज्यपाल के पास वो अपना और दोनों डिप्टी सीएम का नाम का सरकार बनाने का मतलब वो जो दावा है वो पूरी तरह से पेश करते हुए आगे जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोटोकॉल रहेगा। और 11 बजे देवेंद्र, ये जो शपथ ग्रहण समारोह है, कोई इतिहास रचा जा रहा है, तो कुछ ऐतिहासिक होगा या बहुत शांत सौम्य तरीके से, कहीं विपक्ष को मौका ना मिले कि देखो आखिरकार बीजेपी जो करती है हर राज्य में, पहले छोटा भाई बन के आती है, फिर छोटे भाई को खा जाती है और फिर बड़ा ही बड़ा बन जाती है। शांत और सामान्य होगा। प्रधानमंत्री नहीं है, पूरी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो रहा है, बहुत सारे मंत्रियों का होता है तो बहुत भीड़ लेकर तामझाम के साथ वो शपथ ग्रहण समारोह किया जाता है, उस तरह की चीज़ नहीं की जा रही है। दूसरी तरफ अगर जो आपने बताया कि अपोजिशन के आरोप की बात, तो अपोजिशन तो लगातार इस बात को चस्पा करते रहेगा और वहाँ भी यही कोशिश है कि जो नीतीश कुमार का वोट है उसको अपने साथ खींच कर लेकर आ जाया जाए। और उस रणनीति के तहत आरजेडी बार बार इस बात को लेकर याद दिलाएगी कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने धोखा किया है। और सम्राट चौधरी की लाइन तो तेजस्वी यादव ने खींची थी कि लालू की पाठशाला के हैं वो। तो चलिए, तो चरवाहा विद्यालय लालू जी का तो चरवाहा विद्यालय। पर एक चीज समझना चाहिए, देखिए मैं बस 2-3 बातें अपनी कह दूं कि जहाँ तक सम्राट चौधरी का सवाल है, और चूंकि अजीत जी ने कह दिया तो ये मान लिया जाना चाहिए कि पिछले 8-9 वर्षों से जिस प्रकार से उनका ट्रैजेक्टरी रहा है, उस हिसाब से ये तय था कि बिहार में तमाम उन पर आरोप भी लगे, उन पर आक्रमण भी हुआ, पर जिस कंसिस्टेंसी से उनको उस पद पर रखा गया, वित्त मंत्री का दायित्व दिया गया था 24 में, बड़ा बजट उनसे प्रस्तुत करवाया गया, गरीबी रेखा से कई लोगों को बाहर निकालने का दावा कराया गया, विकास दर 10% के से ऊपर का उन्होंने दावा किया था, तो वो एक कंसिस्टेंसी है। फिर गृह मंत्री बनाए गए तो बड़ा कंसिस्टेंट था। और इसलिए सारे लोग कह रहे थे कि सरप्राइज, मतलब सब लोग ये भी कह रहे थे कि भाई ये तो तय है कि सम्राट चौधरी ही बनेंगे, चूंकि बीजेपी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहता है कि सरप्राइज एलिमेंट हो, तो इसलिए लोग ये भी कहते हैं कुछ भी कोई भी बन सकता है, लेकिन अंदर से ये बात तय थी। सरप्राइज जो हो रहा है वो दरअसल जदयू में है, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल होते हैं, क्षेत्रीय दलों में कहीं ना कहीं परिवारवाद अपने आप स्वतः स्वाभाविक रूप से आता है, क्योंकि जितने क्षेत्रीय दल हैं वो परिवारवाद के लपेट में रहे। दो उसके एक्सेप्शन माना जाना चाहिए, 2 दलों को, एक बीजेडी का उड़ीसा में, और आपने देखा कि क्या हाल हुआ, और एक जदयू का, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से निशांत कुमार कभी राजनीति में नहीं आए। अब जब जदयू बैकसीट पर होगी, और जदयू के बैकसीट पे जाने का एक बहुत बड़ा कारण राजद का नीचे जाना भी है, राष्ट्रीय जनता दल जिस तरीके से नीचे जाती रही है, उससे मेरे ख्याल से कद जो है वो जदयू का कम हुआ है बीजेपी की तुलना में, इसमें वो बार्गेनिंग नहीं हो सकती। अब जदयू को ये देखना होगा कि जिस जाति विशेष और जिस जाति समूह का उन्होंने एक कोलिशन बनाया था उसको कितना वो संभाल पाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अब उसी की राजनीति कर रही है। एक तो किस हद तक जदयू उसको अपना बचा पाएगी, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उसको बचाने के लिए अगर निशांत कुमार अगर आते हैं आगे,
तो निशांत कुमार कितनी अपनी स्पष्ट छाप उस पर छोड़ पाएंगे, क्योंकि हमने सबने कहा है कि नीतीश कुमार की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो किसी के साथ रहे, वो अपनी स्पष्टता और अपने शर्तों पर राजनीति करते थे। तो क्या निशांत उस लिगेसी को आगे बढ़ा पाएंगे कि नहीं, प्रश्न अब यहाँ का होगा। और पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेताओं में, क्योंकि निशांत शुरू से पार्टी के साथ नहीं रहे, बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नजर नहीं आए, नीतीश के साथ बहुत ज्यादा मंच साझा करते हुए नजर नहीं आए, एक तरह से उनकी ग्रूमिंग शुरुआत से नहीं हुई। और हाँ, तो वही ना, तो वो उनका कद और उनका से कि भाई उनकी बात को सभी पार्टी के नेता माने, तो ये भी एक बड़ी चुनौती रही। इसलिए कल से बात ये चल रही थी कि क्या विजय चौधरी स्पीकर होंगे, फिर हुआ कि अगर वो स्पीकर होंगे तो फिर नीतीश कुमार का भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि वो भी मार्गदर्शन करेंगे सरकार की। तो बहुत सारी बातें चल रही हैं। मुझे लगता है कि जदयू कैसा परफॉर्म करेगी यहाँ से आगे, उस पर चलिए बिल्कुल इस पर बात करेंगे, लेकिन बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी सांसद राधामोहन सिंह ने सम्राट चौधरी को यहाँ पर अब बिहार का नया मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जाने पर क्या कुछ कहा है, जरा सुनते हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी सांसद राधामोहन सिंह। सर, सम्राट चौधरी अब नेता चुने गए हैं, जाहिर है मुख्यमंत्री वही होंगे, क्या कुछ बदलेगा? चूंकि बीजेपी 36 साल के बाद अकेले ड्राइविंग सीट पर होगी। देखिए, जब नीतीश कुमार जी ड्राइविंग सीट पर आए थे उस समय भी एनडीए ही आया था, और आज भी ड्राइविंग सीट पर यदि सम्राट चौधरी होंगे तो एनडीए ही होगा। और नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के विकास को गति दी थी, उस गति को सम्राट चौधरी के नेतृत्व में और तेज किया जाएगा। जातीय समीकरणों के लिहाज से देखें तो क्या कुछ आपको बदलता हुआ? यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, कोर कमेटी के सभी सदस्यगण, विधान परिषद के सभी सदस्यगण, माननीय विधायकगण। हाँ साथियों, ये मेरे लिए जीवन में भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम करने का मौका दिया, मैं ये कह सकता हूं कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर लगभग 30 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन पहले कोई विचारधारा नहीं था साथियों। मैं इस पार्टी में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से इस पार्टी के साथ जुड़ा, आदरणीय कैलाश जी के साथ भी कुछ समय तक के लिए काम किया था। 2015 के चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहा, और जिस तरह कभी पार्टी के प्रदेश में पदाधिकारी के तौर पर, विधानमंडल दल में विधान परिषद के नेता के तौर पर, और संगठन में काम करने का जो सर्वोच्च पद है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करने का मौका दिया। और जब एनडीए का स्वरूप 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और बिहार की तमाम नेताओं के सहयोग से बिहार में एनडीए की सरकार बना, तब भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर, वित्त विभाग के तौर पर काम करने का मौका मिला। फिर 2025 में बिहार की जनता ने 202 सीटें देकर आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी के विचारधारा को जिताने का काम किया। तब भी बिहार में एक मजबूत सरकार बनाने का जो जनता ने मैंडेट दिया था, बिहार में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के तौर पर काम करने का मौका दिया। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, हमारे पार्टी के अध्यक्ष संजय सरावगी जी को जरूर आश्वस्त करता हूं कि जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो विचारधारा है, भारत को सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ मानने का और पार्टी को सबसे आगे खड़ा करने का, उस काम को लगातार हम करते रहेंगे, इतना जरूर आश्वस्त करते हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत चीजें सिखाया है, कैसे सरकार चलाया जाता है, कैसे बिहार में सुशासन स्थापित होगा, बिहार के लोकतंत्र के लिए क्या ठीक है।
मैं तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, 2047 में भारत विकसित हो, और बिहार के मुख्यमंत्री तत्काल आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। इसलिए संगठन को और मजबूत करना है, सरकार का सुशासन सभी जाति धर्मों से उठकर नीचे तक पहुंचाना, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित समाज हो, महादलित समाज हो, स्वर्ण समाज के गरीब हो, सभी के बीच में जो लगातार सबका साथ सबके विकास का सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उस सपने को साकार करना है। इसलिए मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, आदरणीय केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को, और आदरणीय हमारे संगठन के लगातार मजबूती के लिए चिंता करने वाले आदरणीय BL संतोष जी को, विनोद तावड़े जी को, संजय सरावगी जी को, और हमारे सपरिवारी दीपक प्रकाश जी, और यहाँ पर बैठे तमाम हमारे जो नेतृत्व करता है और गांव-गांव बूथ तक जो कार्य करता है, सबको मैं फिर से प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद से बिहार को और आगे ले जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, तो यहाँ पर सम्राट चौधरी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद जब मुखातिब हुए हैं मीडिया से, तो बता रहे हैं किस तरह से नीतीश ने जो जिम्मेदारी, जिस तरह से सुशासन बिहार में स्थापित किया, जो जिम्मेदारी यहाँ पार्टी ने और तमाम नेताओं ने उन पर भरोसा करके दी है, उनके लिए इस चुनौती को पार करना और उस पर पूरी ईमानदारी से काम करना कितना जरूरी है। तो यहाँ पर सबका शुक्रिया अदा करते हुए जाहिर सी बात है कि जिस तरह से बीजेपी ने उनको ग्रूम किया और फिर उन पर कोई भी सरप्राइजिंग एलिमेंट ना लाते हुए सीधा सीधा उन्हीं का नाम यहाँ पर उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। इतिहास बीजेपी ने यहाँ पर रचा और इतिहास का जो सेहरा है वो सम्राट के सर पर सजा है, तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी बड़ी है यहाँ पर उनके पास, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मीनाक्षी पिनाज। और इस संदर्भ में आप समझिए कि पहली बार अगर बिहार में बीजेपी को जो 2 दशक से इच्छा थी कि नीतीश कुमार को जब वो मुख्यमंत्री बनाते थे उनको लगता था कि हमारा मुख्यमंत्री क्यों नहीं, अब जब वो मौका आया है पिनाज, तो समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने ये दी है कि कम से कम मसला ये नहीं है कि अभी तो आप जीत के आ गए सरकार में, सरकार आपकी है, किसी को मुख्यमंत्री बनाए, अगले चुनाव में जब जाएं तो इस तरह का माहौल बनाकर रखें कि बीजेपी वहां सफलता हासिल कर सके। ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क रहेगा। और अपने तमाम नेताओं को सादगी भी रखना है। भाई, कास्ट कॉम्बिनेशन आप साध रहे थे तो सत्ता की कुर्सी आपके पास आ रही है, लेकिन ऐसे कई वरिष्ठ नेता हैं जो आपके नाम से बढ़े डिसिप्लिन के नाम पर आपके साथ चल रहे हों, लेकिन उनको भी साध के रखना, सबको खुश रखना और वैसा ही रिजल्ट रिपीट करना, ये आपके लिए चुनौती रहेगी। 29 बहुत ज्यादा दूर अभी नहीं है। यहाँ पर अजीत जी, अगर इसी चर्चा को अगर आगे बढ़ाएं, यहाँ से बीजेपी की राजनीति बिहार में किस तरह से आपको आगे और बढ़ती हुई दिख रही है? नहीं बढ़ेगी बिहार की, और ही ज्यादा, मतलब ये जो ग्राफ है, जो मतलब जेडीयू नीचे आता गया, बीजेपी बढ़ती गई और बढ़ता हुआ जा रहा है। वही जिस तरह से क्रमशः बीजेपी बढ़ती गई, बीजेपी ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, कोई हड़बड़ी नहीं की, और नीतीश कुमार के साथ रहते हुए, और ये नीतीश कुमार का एक मिसकैलकुलेशन था 2014 का, जिससे ये स्थिति पैदा हुई। नहीं तो 2010 का आखिरी चुनाव जब दोनों ने साथ लड़ा था, तो विधानसभा में 2010 में और 2009 के लोकसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार बड़े भाई थे। 2009 में 25 सीटें नीतीश कुमार ने लड़ी थी और 15 सीटें बीजेपी ने लड़ी थी, और 2010 के असेंबली इलेक्शन में 142 सीटें नीतीश कुमार ने लड़ी थी, 101 सीटें बीजेपी ने लड़ी। तो बड़े भाई थे दोनों। एक मिसकैलकुलेशन नीतीश कुमार का हुआ और उन्होंने 13 में साथ छोड़ा, 14 में अलग लड़े लोकसभा चुनाव, और ऐसी स्थिति में आ गए वो 2 सीट पर आ गए लोकसभा में। उसके बाद 15 का चुनाव उन्होंने आरजेडी के साथ लड़ा। तो बीजेपी ने उनको कुछ कमजोर नहीं किया। जब वो आरजेडी में गए तो उन्होंने अपनी पोजीशन डाउनग्रेड की। बीजेपी के साथ वो 142 सीट लड़े थे और आरजेडी के साथ 100 सीट लड़े। ठीक है, जंगल राज के खिलाफ पूरी राजनीति लड़ी, उसी के साथ आके खड़े हो गए। खुद की हैसियत 100 सीट की बनाई आरजेडी के साथ जाकर के 15 में। तो उसके बाद बीजेपी ने तब भी उनको एक बड़ी हैसियत दी, 20 के चुनाव में 115 सीटें दी, लेकिन उन्होंने अपनी हैसियत 100 सीट की कर ली थी आरजेडी के साथ जाकर के 2015 में। अब वहां से बीजेपी बड़ा भाई बनती गई है। अब आगे और बड़ी होगी भारतीय जनता पार्टी।
और नीतीश कुमार की पार्टी। ठीक है सर, एक छोटी सी रिपोर्ट आई है, जरा वो भी हम दिखा देते हैं, फिर आप लोगों से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। किस तरह से सम्राट चौधरी जैसे ही बाहर निकले, कार्यकर्ताओं ने उनका शानदार वेलकम किया और उनकी जिंदाबाद के नारे लगाए। जाहिर सी बात है बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक लम्हा है। तो बिहार के नए सम्राट का ऐलान हो चुका है। सम्राट चौधरी अब बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे और विधायक दल की बैठक में जब यह घोषणा हुई है उसके बाद सम्राट चौधरी बाहर निकल रहे हैं और यहां सम्राट चौधरी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। स्वागत किया जा रहा है सम्राट चौधरी का। समर्थक, कार्यकर्ता, नेता हर कोई काफी उत्साहित और सम्राट चौधरी जिंदाबाद के नारों के बीच सम्राट चौधरी यहां से अब निकल रहे हैं एनडीए विधायक दल की बैठक में और उस बैठक में इनके नाम पर अंतिम मुहर लगेगी और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सम्राट चौधरी विधायक दल का नेता चुने के आने के बाद पहले ही से यह तय माना जा रहा था कि सम्राट चौधरी ही बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे और बिल्कुल वैसा ही हुआ। सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता चुने गए। जाहिर है अब बिहार के नए सम्राट के बारे में जानकारी लोगों को मिल चुकी है और सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने। चलिए, तो सम्राट चौधरी को ये बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है और वो खुद मान रहे हैं कि नीतीश के सुशासन बाबू की छवि और उनके कामकाज को आगे बढ़ाना एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। लेकिन अब बात नीतीश की हो रही है राजकुमार जी, तो जरा हमने बीजेपी किस तरह से प्रोग्रेस करेगी, आज बीजेपी ने एक इतिहास रच दिया, ये सबने देख लिया। लेकिन जब नीतीश दिल्ली आ गए हैं, निशांत पहले कभी नजर नहीं आए और अभी 6 महीने और घूमेंगे, इस सब के बीच में जहां नंबर 2 मिसिंग है जेडीयू से, तो वहां जेडीयू अब आपको किस ओर जाती हुई दिख रही है? देखिए पिनाक जी, एक तो अगर बीजेपी का सपना साकार हो रहा है, सम्राट चौधरी बिहार के पहले भाजपाई मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो इतिहास को रचने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है रचनाकार की, तो नीतीश कुमार की है। अगर नीतीश कुमार की भूमिका को अलग करते हैं पिछले 20 साल की, 21 साल की, तो शायद बीजेपी का सपना उस तरह से साकार नहीं हो पाता। दूसरी बात, सम्राट चौधरी बनेंगे इसका संकेत तो अमित शाह ने पिछले विधानसभा चुनाव में दे दिया था कि मैं इनको बड़ा आदमी बनाऊंगा। डिप्टी सीएम थे, डिप्टी सीएम से बड़ा आदमी और क्या होगा, सीएम होगा। नहीं सिंह, जेडीयू का क्या होगा? हाँ, जेडीयू की अगर बात करें आप, मुझे लगता है कि निशांत कुमार का आखिरी समय पर बैकआउट करना कुछ असामान्य संकेत है। मैं ये नहीं मानता कि 6 महीने का समय उनको चाहिए जनता के बीच जाने के लिए। अगर आप याद करें, पिछले साल होली पर पहली बार वो मुख्यमंत्री आवास में जेडीयू नेताओं के साथ होली खेलते हुए देखे गए थे और उस होली खेलने के पोस्टर पटना में लगाए गए थे। तो अचानक तो फैसला हुआ नहीं नीतीश कुमार के दिल्ली आने का। ट्रांजिशन ऑफ पावर अगर होना ही था और ये सब कुछ पहले से तय था, तो फिर ग्रूमिंग भी पहले से हो सकती थी, पोस्टरिंग भी पहले से हो सकती थी। इसका रिएक्शन लूंगी, लेकिन इस बीच बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने सम्राट चौधरी के नाम के ऐलान पर किस तरह से खुशी जाहिर की है, जरा वो भी देख लीजिए। सम्राट चौधरी जब विधायक दल के नेता चुने गए हैं तो जाहिर है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इसलिए यहाँ बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं का उत्साह देखिए, डांस कर रही हैं सब और ये खुशी जो है वो दिख रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहार का सीएम कैसा हो, जैसा हो, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहेंगी, सम्राट चौधरी बने हैं, किस तरह से देख? बहुत खुशी की बात है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा महिला मोर्चा कितना खुश है। आज हम लोग इस पल के साक्षी बने, ये हम लोग के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज बिहार को एक नया मतलब पहला सीएम मिला है और वो सम्राट युग का आरंभ है आज। और माननीय हमारे बड़े भाई सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं पूरी आधी आबादी की ओर से। जय श्री राम। बीजेपी का सीएम हो गया, अब बीजेपी ड्राइविंग सीट पे आ गई। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनडीए सरकार जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, जुगा जुगा जी। बिहार में एनडीए की सरकार है और हम लोग सबको लेके, हमारे आदरणीय बड़े भाई सम्राट चौधरी जी सबको लेके, दोनों दल को लेके, पांचों दल को लेके एनडीए के हर एक नेता का मान सम्मान रखेंगे। इसीलिए बदलेगा बिहार में। अब बिहार में देखिएगा, युवाओं के लिए रोजगार
महिलाओं के लिए 2000 साल जिए 2000 तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावे भैया सम्राट भैया